हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य स्टडी। और आप सभी का स्वागत है हमारे एचपीएससी के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, जहां पर हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और हम अभी बात कर रहे हैं जनरल टॉपिक्स की। साथ के साथ हमारा जो लिटरेचर का पार्ट है वो भी ऑनगोइंग है, ठीक है, जिसको आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं और आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा जिससे कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच की बाकी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम मैं मेरे बारे में तो बताना आपको भूल गया। माय नेम इज युद्धवीर एंड वेलकम टू साहित्य स्टडीज अगेन। ओके, चलिए। हम बात कर रहे हैं जनरल टॉपिक्स की, ठीक है। इसके अंदर हमारा एस्से वाला पार्ट वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे स्पीच की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्पीच में क्या क्या आएगा, कैसे आपको लिखना है, क्या फॉर्मेशन रहेगी, उसके बारे में हम इसको इन डेप्थ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। हाउ टू राइट स्पीच। अब हमने छोटी क्लासेस में स्पीचेस लिखना सीखा था, स्पीच ड्राफ्ट कैसे करते हैं, डिलीवर कैसे करते हैं, उसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आपको जॉब पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना है, स्पीच को डिलीवर करना है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनल वे में आपको क्या आपकी स्पीच है वो लिखनी पड़ेगी, यानी उसका जो ड्राफ्ट है वो करना पड़ेगा। यहाँ आपको मतलब जाके वर्बली डिलीवर नहीं करनी है, बट आपको ड्राफ्ट करनी अच्छे से आनी चाहिए। बट देयर आर सम रूल्स टू फॉलो फॉर ड्राफ्टिंग अ स्पीच। लेट्स गो। अब लिखने से पहले भी एक फेज होता है। इफ वी गॉट एनी टॉपिक, हमें जब टॉपिक मिलता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो XYZ, ठीक है, ये जो टॉपिक है इस पे आपको पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप उसको सोचोगे, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्री राइटिंग फेज, कि भी लिखने से पहले आपको क्या करना है, सारा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेना है। ओके, उसके बाद में आपका पर्पस क्या है, आप उसको कैसे डिलीवर करना चाहते हैं, आप उसके बारे में क्या क्या बताना चाहते हैं, टॉपिक के बारे में क्या क्या लेआउट रहेगा। और हाँ, उसके अंदर बिल्कुल सारा जो फॉर्मेट है वो स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो सारा रिलेटेबल भी लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चर्स पर जब हम बात करते हैं कि भी जो लेआउट है वो कैसा रहेगा, देखो सबसे पहले इंट्रो। आप कभी भी, ठीक है, कहीं भी जाते हो, ठीक है, वहां क्या करते हो, सबसे पहले अपना इंट्रो देते हो। ओके, देन उसके बाद में पहले होगा आपका इंट्रो, फिर आप जनरल बातें करेंगे, ठीक है, कि भी आपका क्या टॉपिक है, क्या उसमें रहेगा, क्या क्या बताने वाले हैं, आप प्रॉपर एक सीक्वेंस में सब कुछ डालेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन है, कीप इन माइंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, कि भाई इंट्रोडक्शन की 4 to 6 लाइन्स ही मैक्सिमम हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि वो अटेंशन ग्रैब करे। ओके, हुक, ठीक है, यानी कि आपको स्टार्ट करना है, एक पावरफुल अटेंशन ग्रैबिंग लाइन हो सकती है या फिर 4 to 6 लाइन्स आप यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद में क्रेडिबिलिटी, आप जो लिख रहे हैं आप उसके लिए क्रेडिबल भी हैं, कीप इन माइंड, ठीक है, कि आप जो लिख रहे हैं वो फुल अश्योरिटी के साथ लिख रहे हैं और सही डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आप अपने मेन पॉइंट्स को पहले प्रीव्यू कर लीजिए। पहले मैंने जैसे बोला कि प्री राइटिंग फेज में आपको बताया कि आप पूरा एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में पहले से, मतलब जो लेआउट है वो अपने दिमाग में पहले से ही बना लेंगे। ये गलती है ना, ये कभी नहीं होनी चाहिए कि आपने लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, फिर आप सोच रहे हो अच्छा अरे इसके बाद में ये डालना था, अरे ये डालना। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम। दिस विल श्योरली डिडक्ट मार्क्स। ओके, ऐसा ना हो कि आप कहीं ना कहीं एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे हो किसी भी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। क्रिएट एंटिसिपेशन, थोड़ा सा भी आपका जो मतलब स्पीच का पार्ट है ना, थोड़ा एंटिसिपेटरी भी होना चाहिए, भी थोड़ा सा भी हम उसको प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, 10 to 20% आपका इंट्रो होता है, आपको पता है, ठीक है। जैसे आपकी स्पीच होती है ना, इस पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, देखो 10 मार्क्स का लिखना है, आप अराउंड 150 to 200 वर्ड्स में लिखने वाले होंगे, ठीक है। बाकी आपको वहां स्पेसिफाइड होगा आपको कितने वर्ड्स में उसको स्पीच को ड्राफ्ट करना है। ओके, टॉपिक भी गिवन हो सकता है, टॉपिक के साथ में पॉइंट भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं। 10 to 20% यानी कि 10 मार्क्स का है तो मतलब 1 से 2 मार्क्स का तो आपका शायद आपको इतने मार्क्स तो इंट्रो ही दे रहा है, ठीक है। बाकी
4 to 5 मार्क्स किसके हैं आपके, बॉडी के। देन उसके बाद में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है आपकी, ठीक है, उसका भी यहाँ पर क्या एक रोल रहने वाला है। 1 to 2 मार्क्स आप वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो टाइटल है, टाइटल तो इतना मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी एक कैची सा जो टाइटल है वो तो पहले से आपको गिवन होगा, अदरवाइज गिवन होता आप बना भी सकते हैं। आगे चलते हैं। 70 to 80% ऑफ स्पीच क्या होती है, उसकी बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी का भी खास ध्यान रखना है, उसके अंदर आप कुछ मेन पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने जो पॉइंट्स डाले हैं, आप उनके सपोर्ट में, अगर आपके पास कोई पॉइंट वैलिड पॉइंट है, आपके पास एविडेंस है, आप उसको मतलब कैसे उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैटर करता है। उसके बाद में ट्रांजिशन बिटवीन सेक्शंस, एक तो है ना मोनोटोनस टोन में नहीं लिखना है। मोनोटोनस मतलब एक सेम चीज इंट्रो से लेके एंड तक रिपीट होती आ रही है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कीप इन माइंड, ओके। मोनोटोनस लिखोगे आपका एग्जामिनर इरिटेट होगा, फॉर श्योर मार्क्स डिडक्ट होंगे। आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट जो देने हैं कंप्लीटली, देखो इलॉजिकल बातें हमेशा मार्क्स डिडक्ट ही करवाएंगी, ठीक है। बिना सर पैर की कोई भी बात वहां पर आप नहीं करेंगे, ओके। कंक्लूजन, अब देखो लास्ट में हमारा आ गए वापस से, ठीक है। कंक्लूजन में मैंने आपको पहले ही बोला, देखो इंट्रो, बॉडी, देन कंक्लूजन, तीन ही चीज होती है। चाहे एसे लिखो, चाहे स्पीच लिखो, ठीक है। प्रेसी पे भी जब हम डिस्कशन करेंगे, प्रेसी भी आपको बैच में मिलेगी, ठीक है। वहां पे हम प्रेसी पे भी डिस्कशन कर चुके हैं, आप बैच में इनरोल करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रेसी क्या है, प्रेसी में भी सेम ही चीजें होती हैं, ठीक है। सिमिलरली एसे एंड स्पीच, यहाँ पर भी वही चीजें हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन 10 to 15% ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट्स को फिर से रिकैप किया जाएगा, लेकिन इन अ कंसाइज मैनर, सेम लाइनें मत लिखने लग जाना। लाइनें मतलब आपने ऊपर जो 4 से 6 लाइनें लिखी है ना, उनको यहाँ पे 2 लाइनों के अंदर लिखना है, ठीक है। डिलीवर कॉल टू एक्शन एंड मेमोरेबली, एंड जो होगा, ठीक है, आप एंड भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एंड भी ऐसा हो कि भी हाँ जो लास्ट तक है ना मेरा लिसनर है। सपोज कर लो कि मतलब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, तभी आपका जो लिसनर है वो कहीं पे भी क्या है, आपसे बोर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे लिखना है। और एंड ऐसा होना चाहिए हाँ कि भी वो याद रहे, ठीक है। तो ये कंक्लूजन का पार्ट है, आप उसके अंदर ऐसे कंसीडर करेंगे इसको कि भी हाँ मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। और इन ये पॉइंट्स है ना, जो मेरा लिसनर है या फिर जो मेरा एग्जामिनर है, ठीक है, उसको वैलिड लगेंगे, ठीक है। और मैंने रिजिड पॉइंट्स अपने स्पीच में डिलीवर किए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे, राइटिंग टेक्निक। ये मैंने एस्से में भी इस पे बात की थी, हमने प्रेसी में भी बात की थी, और यहाँ भी कर रहे हैं। हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मैं बार बार मेरे लेक्चर्स में ना ये बात बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप जो लिख रहे हो, ठीक है, यू आर राइटिंग टू एक्सप्रेस एज वेल एज टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। बिकॉज जॉब तो कुछ ही लोगों को मिलने वाली है ना, सबको तो नहीं मिलेगी, तो वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो अपनी अटेंशन है, ठीक है, मतलब जो एग्जामिनर की अटेंशन है उसको ग्रैब करने में सक्सेसफुल रहे, ओके। तो नॉर्मल आंसर तो सभी लिख के आएंगे, मजा तब है कि मतलब उसमें आप डिफरेंट आप क्या करके आए हो, आप आपका इनपुट क्या दे के आए हो। या हम इसके बाद में एक स्पीच देखेंगे एग्जाम्पल पर्पज से, ठीक है। तो देखो मैंने एक स्पीच लिखी है यहाँ पे आपके लिए, अब वही सेम स्पीच अगर 10 बच्चे लिख के आएंगे तो 10 में से किसी के भी नंबर नहीं आएंगे। हर किसी को अपना ब्रेन तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी के लिए आपको यहाँ पे पहले से ही मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप ले सकते हैं, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज एंड स्टाइल पर बात करते हैं कि भी आपको लैंग्वेज कैसी रखनी है, स्टाइल कैसा रखना है। ये मैंने ऐसे वाले में भी बात की थी, आप देख सकते हैं बैच में। क्लियर एंड कंक्रीट लैंग्वेज, आप बिल्कुल क्लियर बातें करेंगे, बातें इधर उधर घुमाएंगे नहीं, आपकी बातें रिपीट नहीं होंगी। दैट मीन्स यू आर नॉट रिपीटिंग वर्ड्स, नॉट रिपीटिंग द सेंटेंस, सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन, ओके। उसके बाद में आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो वेरी करना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये इस पे बात की। दैट मीन्स मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, एक ही टोन में आप बात पूरे स्पीच में नहीं करेंगे, लगना चाहिए ना कि भी आपने मतलब प्रोफेशनली एक स्पीच ड्राफ्ट की है, ओके। देन उसके बाद में एक्टिव वॉइस को यूज करेंगे ओवर पैसिव वॉइस।
क्योंकि पैसिव वॉइस से स्पीच का थोड़ा सा इंप्रेशन कम हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस पॉइंट हियर। ओके, सेंसरी डिटेल्स डालें, ऐसी डिटेल्स जो अटेंशन ग्रैब करे। मतलब सपोज करो अगर कोई आपकी स्पीच सुन रहा है, आप डिलीवर कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसकी अटेंशन को वहाँ ग्रैब कर पाओ कि भी हाँ वो सुने और उसको रिकॉल हो वो चीज़ें। ठीक है, रिपीटेशन फॉर एम्फेसिस, जो आपका सबसे रिजिड पॉइंट है जिसमें आपको लगता है कि भी हाँ मुझे ये वाला जो पॉइंट है रिजिड है, ठीक है, तो वो आप एक या दो बार उसको रिपीट कर सकते हैं। आप सेंटेंसेस को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, पॉइंट को वैलिडेट करवाने के लिए रिपीट करेंगे, कीप इन माइंड। ओके, फिर उसके बाद में आप मेटाफर और एनालॉजीज का यूज कर सकते हो। मेटाफर आप दे सकते हो थोड़ा सा, मतलब अपनी बात को और ज़्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से रिलेट कर पाओगे, मैं ये तब बात कर रहा हूँ जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, तो आपको लिखनी भी ऐसी है कि जैसे आपको डिलीवर भी करनी है, ज़्यादा इजी रहेगा फॉर्मेट बनाने में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नाउ ये तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, ठीक है, और ये ना आपको मैं कितना भी बता दूं, कुछ लोग तो फिर भी गलतियां करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपको मेरे से ज़्यादा पता है, मैं ये बात मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जितना पता है एग्जामिनर को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना आपका टॉपिक है ना, कृपया अपने टॉपिक पे ही रहें, ठीक है, टॉपिक से इधर उधर ना जाएं और ना ही ज़्यादा उसके बारे में ओवर एलेबरेट करें। देर इज़ नो नीड, बिकॉज यू हैव ए वर्ड लिमिट। आपको उसी लिमिट के अंदर अपनी स्पीच क्या है, ड्राफ्ट करनी है, कीप इन माइंड। वीक एविडेंस और अनक्लियर मैसेजेस को मैं साथ ही ले लेता हूँ। आपने बात बोली, आप लिख रहे हो, उसके बाद में बीच में आप भूल गए कि भी आप क्या उसमें एविडेंस देने वाले थे या कैसे वो आपको बात कहनी थी। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ ग्रामेटिकल एरर और आपके सेंटेंस में कोई भी एरर है तो वो एक अनक्लियर मैसेज देता है। ठीक है, अगर आप क्लियरली अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं तो वो फिर स्पीच में वैलिड नहीं होगी। ओके, और वहाँ भी आपके मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही, जो मार्क्स हैं आपके वो वहाँ पे श्योरली कटने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये वाला पॉइंट शुरू में ही बोलना था पर ठीक है हमारा मिस्टेक्स में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग मैंने बोला था कि आप एक बार पूरा स्ट्रक्चर या जो लेआउट है वो अपने दिमाग में एक बार बना लेना। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि आपको अगर वहाँ ऑर्गेनाइज करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम शीट में आपको एक ही बार लिखने का मौका मिलेगा ना, कटिंग करोगे फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, कटिंग का मैंने ऐसे में भी बताया था। ठीक है, जितनी बार कटिंग होगी उतने ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मेन बात थी वो तो लास्ट में आ रही है, जो इंट्रो का पार्ट था वो तो लास्ट में आ रहा है, और जो बॉडी का पार्ट था वो इंट्रो में आ रहा है, तो फिर तो मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, टेक्निकल जार्गन, जार्गनिश बातें नहीं करनी, बिना सर पैर की चीज़ें आप ना ही यूज़ करें, जार्गन्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोवर्शियल टॉपिक विदाउट कॉन्टेक्स्ट अपनी स्पीच के अंदर। ठीक है, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी मतलब अपना ओपिनियन जो है, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो अपने ओपिनियन से ऐसी कोई भी बात ना लिख दें कि जो एग्जामिनर के अगेंस्ट जाए या मतलब किसी के भी अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो स्पीच में खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि भी आप जो लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने अपने मन से तो कुछ नहीं लिख दिया। ठीक है, स्पीच आपको लिखनी है, लेकिन ठीक है ये ध्यान रखो जो भी आप लिख रहे हैं वो वैलिड पॉइंट्स के साथ हो। ठीक है, आप रिजिड, जो आपकी टोन है वो रिजिड रहे, रिजिड टोन में। ठीक है, वैलिड पॉइंट्स के साथ लिखे, नो रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस, इनका खासकर ध्यान रखें। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुअरली ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, चाहे आप एस्से की बात कर लीजिए, चाहे बात कर लीजिए स्पीच की, चाहे आप बात कर लीजिए आपके प्रेसी की। प्रेसी तो हमारे उसमें बैच में है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, प्रेसी का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तीनों का मेंशन कर दिया। किसी में भी अगर आप ठीक है ऊपर नीचे कर देंगे ना तो वो फिर क्या है, इनवैलिड साउंड करेगा। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से सपोज अगर मैं भी आपका एग्जामिनर हूँ, मैं आपके आंसर शीट चेक कर रहा हूँ ना, ठीक है,
तो मुझे चीज़ें कहाँ पसंद आएंगी, जहाँ उनको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो उनको अपने प्लेस पे नहीं डाल रहे हैं तो वो क्या करेंगी, ठीक है, वो इररिलेवेंट हो जाएंगी। और अगर ज़्यादा अच्छे से समझना हो, आप मूवी देखते हो, अगर मूवी का क्लाइमेक्स ही स्टार्टिंग में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, वही सेम चीज़ है। तो अपना आंसर उसी माइंडसेट से लिखेंगे। जैसे आप एक मूवी देख रहे हो तो मूवी का जो प्लॉट होता है ना वो कैसे सीक्वेंस में होता है, तो उसी तरह आपका जो प्लॉट होना चाहिए ना, प्लॉट क्या मतलब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए, विद लेस ग्रामेटिकल एरर एंड विद लेस कटिंग्स। कटिंग्स जितना अवॉइड कर सकते हो करो। ऐसे में भी बोला था, यहाँ भी बोल देता हूँ, ठीक है, कि आपने, ठीक है, कुछ भी लिखा, सपोज मैंने आपके लिए वर्ड लिखा वैलिड, अब मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो ये डिज़ाइंस वहाँ ना बनाए। हर बार बोलता हूँ, ठीक है। आपको अगर कटिंग करनी भी है, सिंपल सी बात है, लिखिए एंड जस्ट कट लाइक दिस, ओके। फिर समझा रहा हूँ, ये मिस्टेक्स प्लीज़ अपने एग्जाम में ना करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डेमो यानी एग्जाम्पल में हमने एक स्पीच रखी है, ठीक है। आप टॉपिक देख सकते हैं, कीप आवर वर्ल्ड क्लीन एंड हेल्दी। इसके ऊपर हमें क्या लिखनी थी, एक स्पीच डिलीवर करनी थी, ओके। तो ये आपकी स्पीच है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, सबको विश कर दिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद में हम हमारी क्या है स्पीच स्टार्ट कर देंगे। अब पहले टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको पूरी स्पीच नहीं सुनाने वाला, सिर्फ आपको लेआउट और स्ट्रक्चर दिखाने के लिए डाली है। कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम इसी पीडीएफ में बाद में ऐड कर देंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। आगे चलते, सॉरी। लुक अराउंड यू फॉर अ मोमेंट, वुड यू रादर live in a clean fresh place or a dirty one? The answer is simple, isn't it? We all want to live in clean places. Today I want to talk about why keeping things clean so important and how can we all help, how we can all help. अब यहाँ पर मैंने आपके लिए इंट्रो क्यों पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने बोला था 10 to 20% है ये हमारा, 20%। 4 लाइन्स है, मैंने इन्हीं 4 लाइन्स में आपको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो मेरी ऑडियंस है ना, अगर मैं स्पीच डिलीवर भी कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि अगर मैं इसको डिलीवर भी कर रहा हूँ, तो मैंने पहले उनको ग्रीट किया, देन उसके बाद में उनको कि भी अपने आसपास देखो कैसा माहौल है, ठीक है। वहाँ से मैंने क्या है सारी चीज़ें वो कवर अप कर दी, उनको रिलेटेबल बना दिया, मतलब मेरा जो कंटेंट है वो रिलेटेबल हो गया मेरी ऑडियंस से, ठीक है। ऑडियंस कनेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है जिनको आप स्पीच दे रहे हो। आपको ड्राफ्ट करनी है, बट कंसिडर इट एज लाइक यू आर डिलीवरिंग इट, ओके। आगे चलते हैं। लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाई क्लीनलीनेस मैटर। यहाँ से अब देखो, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ मैं क्या क्या बताऊंगा, क्लीनलीनेस क्यों ज़रूरी है, क्यों रखनी चाहिए, ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है, और इसके हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या है। अगर क्लीनलीनेस नहीं है तो इम्पैक्ट क्या है, क्लीन होगा तो इम्पैक्ट क्या है। आप इन्हीं चीज़ों को स्ट्रक्चर करके आप अपना प्रॉपर एक स्पीच ड्राफ्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, फिर उसके बाद कि भी क्लीननेस ना होगी तो क्या है, दे अट्रैक्ट जर्म्स, मॉस्किटो, अदर इंसेक्ट, ठीक है। कि भी अगर हमारा घर गंदा हो तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया आएंगे, जर्म्स आएंगे, मक्खियाँ आएंगी। मक्खियाँ आपको पता है जो डोमेस्टिक फ्लाइज वगैरह होती है वो कहाँ उड़ती हैं, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ कचरा फैला होता है। तो आई थिंक आप भी कचरे में नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि वो काफ़ी स्मेली एरिया होगा, वो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो क्लीन प्लेसेस हैं वो क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी फील करवाते हैं, ठीक है। स्मेल बहुत अच्छा फ्रेश स्मेल करते हैं। आई थिंक इतना मेरे से तो ज़्यादा पता होगा आपको क्लीन क्लीन एरिया कैसा दिखता है, अनक्लीन एरिया कैसा दिखता है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को स्ट्रक्चर किया, कैसे किया, ठीक है। पहले अनक्लीन बता दो, ठीक है, और इसमें, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी लाइफ पे वो बता दो। फिर उसके बाद में क्लीन वाला जो है, ठीक है, क्लीन कैसा दिखता है वो बता दो। फिर उसके बाद में क्लीन अगर होगा तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या होगा। कुछ हो रहा है, स्ट्रक्चर रिलेटेबल लग रहा है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हो। अब क्लीन प्लेसेस कैसे, ठीक है, हमें अच्छा फील करवाते हैं, इन पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि भी एक क्लीन रूम है वो हमें ज़्यादा अच्छा फील करवाए इंस्टेड ऑफ एन अनक्लीन रूम। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, आम सी बात है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अब हमारे साथ है, ठीक है। मैंने ये बता दिया अनक्लीन का इम्पैक्ट, क्लीन का इम्पैक्ट बता दिया, 2 पैरा हमारे बन गए, मतलब हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, मतलब स्पीच की बॉडी में एंटर कर चुके हैं। अब सुनो, लेकिन अब प्रॉब्लम भी है, तो आप क्या करोगे, आपने दोनों पार्ट बता दिए, उसके बाद में आप ये भी तो बताओ ना कि भी हमें पता सब है लेकिन हम करते नहीं,
ठीक है। अभी मैंने आपको स्पीच में बताया कि ये गलतियां मत करना, तो आपको क्या लगता है आप गलतियां नहीं करोगे? कुछ लोग फिर भी गलतियां करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ भी हमने उसी को रिलेटेबल बनाने के लिए आगे बता दिया कि भी लोग क्लीनलीनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, वो फिर भी सड़कों पे कचरा फेंकेंगे। ठीक है, कभी कभार हम भी फेंक देते हैं, अपने में से मोस्ट ऑफ लोग फेंक ही देते हैं। ठीक है, अपना अपना सबको पता होता है। ठीक है, सड़कों पे गार्बेज फेंकेंगे और उसके बाद खुद ही हम उस रास्ते जाएंगे ना कि नहीं हमारे देश में सफाई नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको होना चाहिए? हमको ही होना चाहिए। तो यही सब वैलिड पॉइंट्स हम यहाँ डालेंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो हम इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं, लग रहा है रिलेटेबल? चले, घर पे क्या क्या कर सकते हैं? अपना रूम रोज साफ करो, गार्बेज को गार्बेज बिन में डालो, हाथ धोना। ठीक है, बाथरूम साफ रखना। पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या कर सकते हो? सड़क पे कचरा मत फेंको, डस्टबिन को यूज करो, और दूसरों को भी ठीक है समझाएं कि वो भी ना फेंके। आई थिंक ये सब आपको पहले से ही पता है। ठीक है, सभी को पता होता है। तो वही जो चीज़ आपको पता है उन्हीं को मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे दे दिया प्रेजेंट करने का। अब मैं यही पॉइंट्स अगर मैं डिलीवर करने जाऊं तो आपको कितना आसानी से समझ में आ जाएगा कि भी प्रॉब्लम क्या थी, रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद में हम कैसे कैसे मतलब क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके हम हमारे जो एरियाज और उनको क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर, अब यहाँ पे मैंने एक चीज डाल दी, इससे क्या हो रहा है? ऑडियंस को मैं क्या दे रहा हूँ? रिकॉल दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट क्या करेगा? एक रिकॉल दे देगा। ओके, कि भी कीपिंग थिंग्स क्लीन इज जस्ट नॉट वन पर्सन जॉब, एक पर्सन की जॉब थोड़ी ना है। हमें क्या है, सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा ना। एक पर्सन कचरा नहीं फेंकेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उस एक पर्सन की वजह से और लोग अगर सीख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो डोमिनो इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि भाई एक एक करके सब क्या है, ठीक है, सब छोड़ रहे हैं कचरा फेंकना, तो क्लीनलीनेस अपने आप आ जाएगी। अगर हर कोई डिसिप्लिन फॉलो करेगा इस बारे में, ठीक है, रूल्स फॉलो करेगा, तो क्या है, जो गार्बेज की या अनक्लीन एरियाज है, ठीक है, जो हमारा क्लीनलीनेस का मोटो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है कि भी हम क्या कर सकते हैं अपने पार्ट पे, अपनी जगह साफ रखें। ठीक है, हम अपनी जगह को साफ रखें। ये पुराने कहावत भी है कि भी जो कुत्ता भी होता है ना, वो अपनी जगह साफ मतलब पूंछे साफ करके वहां बैठता है। ठीक है, और लेकिन हम क्या है, हमारा रूम इतना मैसी होता है हम उसको साफ नहीं करते। ठीक है, हमारे लिए कोई और आके ही कर जाए। काफी रिलेटेबल लग रहा होगा, आई थिंक कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट गार्बेज इन द राइट प्लेस। अपने एक दोस्त को बोलो कि भी क्लीनलीनेस क्यों जरूरी है। ठीक है, वाई बीइंग क्लीन इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और नेबरहुड में भी आप हेल्प करें। ठीक है, आप अगर अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेंगे ना, देखो एक पर्सन से कुछ नहीं होता, लेकिन एक पर्सन से क्या है और लोगों पे इम्पैक्ट आता है कि ये कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हम भी तो कर सकते हैं ना। मतलब हर किसी को बिगाड़ना ही जरूरी थोड़ी है, हमारे इम्पैक्ट से कोई सुधर भी तो सकता है ना। चलिए, थिंक अबाउट इट, इफ एवरीवन इन रूम स्टार्ट्स डूइंग दीज थिंग्स। यहाँ पे फिर से क्या है, पूरी ऑडियंस के साथ हमने क्या कर दिया, रिकनेक्ट हो गए। समझ आ रहा है? मैं आपके लिए स्पीच नहीं पढ़ रहा था, मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जिनसे आप क्या कर पाए, अपनी ऑडियंस से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, और आप क्या है, उनसे बार बार कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और उनको वो रिलेटेबल चीजें बता रहे हैं। मैंने आज जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं सारे आपको रिलेटेबल लगे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है, आप अपने एग्जामिनर को अच्छा खासा इंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो मैं थोड़ा सा एक बार मिस्टेक्स वाले पार्ट पे एक रिकॉल आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। क्या बीच में मैंने कोई भी ऐसी बात की जो ऑफ टॉपिक थी? क्या मैंने ऐसी कोई भी बीच में बात की जो जार्गनिश थी? क्या मैंने बीच में ऐसा कुछ भी डाला जो एक इनवैलिड पॉइंट था, या फिर जहां पर जाके आपको ये लगा कि नो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था? इन सिमिलर मैनर आपको भी एक ऐसी ही स्पीच डिलीवर करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बस इसको सम अप करते हैं। ये यहाँ पे सम अप हो चुकी है। लेट्स मेक अ प्रॉमिस टुडे टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इट जस्ट नीड्स अ लिटिल। ठीक है, हम में से क्या थोड़ा थोड़ा, हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट करे, मतलब आप 100% आपका मत दीजिए, आप सिर्फ आपका 1% दीजिए पर डे। ठीक है, तो आप आफ्टर 1 ईयर क्या देखेंगे, आपने कितना एफर्ट दिया, आपने 365% एफर्ट दिया।
ओके, ऐसे ही एक्यूमुलेट करके, ठीक है, आप अपने पॉइंट्स को एक सिमिलर एंड सॉर्टेड वे में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या है, एक बहुत अच्छी खासी, ठीक है, आपकी एक जो स्पीच है वो ड्राफ्ट हो जाएगी। ये आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो इसी सेम मैनर में, ठीक है। फिर चाहे आपके पास कुछ भी आ जाए, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आ जाए, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल्स पे आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन्स, ये सारे में, ये तो मैं टेक्नोलॉजी वाले ले रहा हूँ, आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठाइए, आप उस पर लिखना स्टार्ट कीजिए, 150 to 200 वर्ड्स के अराउंड आप अपनी एक स्पीच ड्राफ्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर मिस्टेक्स कम से कम कीजिए। प्रैक्टिस है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आ जाती है, नॉट दैट मच हार्ड। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। मेरे को तो शायद आपसे कम ही नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पूरा लेआउट और स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।